यार ये वेटिंग रूम हसान हटा दो ना, ये वेटिंग रूम रखा क्यों है भाई? हसान वेटिंग रूम रखा क्यों है मेरे भाई? हटा दो इससे, बल्कि मैं खुद हटा देता हूँ। हसान जरा मैं कॉल कर रहा हूँ, कॉल पिक करो ना। बस बच्चों 5 मिनट दो, 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों जस्ट होल्ड ऑन विद मी, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू, ठीक है? आवाज मेरी क्लियर आ रही है? कोई इशू तो नहीं है? लेगिंग तो नहीं है? मुझे जरा जल्दी से कंफर्म करोगे? ओके, तुम लोग मुंह से भी बोल सकते हो, बाय द वे। बस ये मैं तुम लोगों से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फिर हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। अच्छा सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था, मैं ज़रा उसका क्विक रिकैप तुम लोगों को दे देता हूँ फॉर योर ईज, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सही है? और नहीं समझ में आए तो तुम लोग जो है अपना माइक अनम्यूट करके भी मुझसे पूछ सकते हो। अगर शर्मा हुजूरी करनी है तो तुम लोग जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है? एज यू फील कंफर्टेबल। अच्छा सर, हमने लास्ट सेशन में बात की थी IS 23, इट्स वन ऑफ द स्टैंडर्ड्स, सही है, नोन एज बोरोइंग कॉस्ट। तो सर हमने सबसे पहले समझा था कि सर बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है। सर कोई भी जो है लोन अगर आप ले रहे हो, उसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो या फाइनेंस कॉस्ट पे इंटरेस्ट सूद पे कर रहे हो, तो उस सूद को बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। उसका निकनेम इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, उसको फाइनेंस कॉस्ट भी बोलते हैं, उसको कॉस्ट ऑफ डेट भी बोलते हैं, फाइनेंस चार्ज भी बोलते हैं, मार्कअप भी बोलते हैं, ठीक है ना? ये उसके निकनेम्स हैं। अच्छा सर, फिर हमने बात की फूड फॉर थॉट कि अगर आपने जो है लेट से लोन लिया है आपने, हमें पता है लोन पे सूद पे करते हैं। अगर आपने लोन लिया है और लोन आपने किसी एसेट की डेवलपमेंट के लिए लिया है, तो आपको पता है कि हमने बचपन में पढ़ा था इंट्रो में और FR1 में भी, ठीक है, कि सर अगर तो यूजेबल कंडीशन में लाने तक कोई भी इंसिडेंटल कॉस्ट इनकर होती है, तो वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, मतलब कैपिटलाइज होगी। सही है ना? जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर लेट से मैं कोई माल लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इनकर करता हूँ, तो उस ट्रांसपोर्टेशन को मैं एसेट का हिस्सा बनाऊंगा, बीइंग एन इंसिडेंटल। सिमिलरली अगर मैंने किसी एसेट के लिए फाइनेंस लिया है और फाइनेंस के ऊपर जो है मुझे सूद पे करना पड़ रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है उस सूद को मैं एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाऊं या नहीं बनाऊं। क्योंकि मैंने लोन लिया ही इसीलिए है क्योंकि मुझे एसेट बनाना है, और लोन के ऊपर मैं सूद पे कर रहा हूँ। तो borrowing cost is about whether we shall be capitalizing the interest or we shall be expensing it out. फिर हमने पढ़ा कि सर देखो, आपकी जेब से जो भी जा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर।
आपकी जेब से जो भी जाता है दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर जो है दो किस्म का हो सकता है, या तो वो एक्सपेंडिचर वो होगा जिसने आपको मजे दे दिए होंगे, बेनिफिट दे दिया होगा, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं एक्सपेंस, या दूसरी जबान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये कहाँ चार्ज होता है? पीएनएल में चार्ज होता है। या आपका एक्सपेंडिचर ऐसा होगा जो आपको आगे जाके मजे देगा, सही है, जिसको आप बोलते हो एसेट, और दूसरी जबान में उसे बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना है, मतलब मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर एक्सपेंस आउट करना है तो इसका मतलब मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सर ये बात करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सर हमें पता चल गया IAS 23 किस चीज पे अप्लाई होता है। IAS 23 टॉक्स अबाउट कि any borrowing cost being incurred on the borrowing related to financing of PP should be capitalized or should be expensed out. This is the scenario or objective, or I would say this is the confusion or question which is answered by IAS 23. हैविंग सेड दैट, हमने पढ़ा कि देखो सर IAS 23 पढ़ने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट कि हम समझें कि कौन से एसेट्स पर जो है बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। तो उस पर हमने पढ़ा कि सर हर एसेट पे कैपिटलाइज नहीं होगी, एन एसेट नीड्स टू बी क्वालिफाइंग एसेट। अगर एसेट क्वालिफाइंग है तो उस पर कैपिटलाइज होगी। तो फिर हमने पढ़ा कि अच्छा सर क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है। तो सर हमने पढ़ा कि क्वालिफाइंग एसेट वो एसेट होता है जो नॉर्मली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले। सब्सटेंशियल पीरियड का क्या मतलब होता है? जो बनने में नॉर्मली 6 महीने या उससे ज्यादा ले। हम नॉर्मल सिनेरियो देखते हैं, सही है ना। अगर फॉर एग्जांपल एक एसेट जो है वो बनने में नॉर्मली 9 महीने लेता है, मगर आपने बना लिया 3 महीने में, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट है? यस, क्योंकि वो नॉर्मली जो है 6 महीने से ज्यादा ले रहा है। सिमिलरली एक एसेट जो है वो आप नॉर्मली बन जाता है 3 महीने में, मगर आपकी इनएफिशिएंसी की वजह से, हड़ारामी की वजह से वो 12 महीनों में बन रहा है, तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट कहलाएगा? नो। आप नॉर्मल सिनेरियो देखोगे कि नॉर्मल सिनेरियो में वो कितने टाइम में बनता। इफ इट टेक्स फॉर लाइक मोर देन 6 मंथ्स, तो यू वुड से कि यस इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट, अदरवाइज नॉट। हाँ बिलाल आज जा रहे हो? बस सही है, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। सही, कल आ जाना, ठीक है, चलो ओके। मैं कॉल करता हूँ फिर, एक दो काम है रात में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो सर अब हमने आगे बात की फिर कि देखो यार बोरोइंग कॉस्ट समझ लिया, क्वालिफाइंग एसेट समझ लिया, फिर हमने लास्ट सेशन में बात की थी टाइप्स ऑफ बोरोइंग पे कि सर बोरोइंग की कितनी टाइप्स होती हैं। क्योंकि देखो जो बोरोइंग कॉस्ट होगी वो इनकर होगी बोरोइंग पे, आपने जितना लोन लिया होगा उसी के ऊपर आपको पे करना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोरोइंग्स और लोन्स आर देयर व्हेन वी टॉक अबाउट IAS 23। तो हमने पढ़ा दो किस्म की बोरोइंग्स होती है, एक स्पेसिफिक बोरोइंग और एक जनरल बोरोइंग। सर स्पेसिफिक बोरोइंग वो बोरोइंग होती है जो स्पेसिफिकली आपने किसी एसेट को डेवलप करने के लिए ली हो, और जनरल बोरोइंग इज मल्टीपर्पज बोरोइंग, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, सही है। अब सर हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि हम सबसे पहले स्पेसिफिक बोरोइंग के हवाले से बातचीत करेंगे, उसके ऊपर डेलिब्रेशन करेंगे, और फिर जो है हम जनरल बोरोइंग पे आएंगे। तो सर पहला सवाल हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, उसके ऊपर पहला जो कंफ्यूजन था जो हम लोगों ने क्लियर भी किया, और उसके ऊपर एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी किया जो कि मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस भी करता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा सर, हमने बात की कि सर अगर तो बोरोइंग स्पेसिफिक बोरोइंग है, तो अगर आप उसके ऊपर जाहिर सी बात है पे भी कर रहे होगे सूद, तो कितने सूद को आपने कैपिटलाइज करना है। तो उसके ऊपर मैंने आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाए थे लास्ट सेशन में, जो आपने कॉपी भी किए थे, और हमने फिर एक क्वेश्चन भी किया था। फिर तुम लोगों को थोड़ी सी जो है वो क्या कहते हैं कि सुस्ती हो रही थी, तो तुमने बोला कि सर लास्ट सेशन में आई कांट लिसनिंग योर वॉइस, आई कांट लिसनिंग। ओके हसन, हसन शाहान, बाकी बच्चों तुम लोगों के साथ भी ये मसला है या तुम लोगों को मेरी क्लास प्रॉपर्ली ऑडिबल है? प्लीज। सर आवाज आ रही है? आ रही है सर। ओके हसन, ओके हसन, आई बिलीव आपका जो है माई आई बिलीव इंटरनेट का इशू होगा। व्हाट आई एम गोना सजेस्ट यू इज कि आप जो है रीस्टार्ट कर लो, ठीक है ना। डिस्कनेक्ट होके वापस से जो है वो रिकनेक्ट हो जाओ, सही है। अच्छा चलो सर, सर हमने लास्ट सेशन में जो है एक बात की कि देखो सर आप बोरोइंग कॉस्ट स्पेसिफिक बोरोइंग के हवाले से कितनी कैपिटलाइज करोगे।
तो उस पर हमने पढ़ा कि सर आप जितना भी बोरोइंग पर बोरोइंग कॉस्ट पे कर रहे हो वो सारी की सारी को कैपिटलाइज कर देना। अलबत्ता जो भी सरप्लस फंड है, जाहिर सी बात है, इसके ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर आपने 10 मिलियन का लोन लिया है किसी एसेट को बनाने के लिए, तो एक ही साथ 10 मिलियन को नहीं लगाओगे, आप जो है आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली लगाओगे। तो सर उस टाइम के दरमियान, फॉर एग्जांपल आपने 10 मिलियन का लोन लिया, पहले महीने में आपने 2 मिलियन लगाया, अब 8 मिलियन बचा हुआ है, तो 8 मिलियन को क्या करोगे? 8 मिलियन कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा सरप्लस फंड। तो सवाल ये पैदा होता है, इस सरप्लस फंड को आप कहाँ लगाओगे, क्या करोगे? इसका घर में रख के तो नहीं बैठोगे। तो तुम ही ने बताया था कि सर इस सरप्लस फंड को मैं बैंक में रखवा दूंगा ताकि उसके ऊपर इनकम भी मुझे मिल सके। सही है ना? तो हमने पढ़ा था कि सर स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट आप इनकर कर रहे हो, वो सब की सबको कैपिटलाइज कर देना। मगर याद रखना, अगर कोई सरप्लस फंड पे इनकम हो रही है तो इनकम को उस बोरोइंग कॉस्ट से नेट ऑफ कर देना। सही है? तो सर ये हमने रूल पढ़ा था, जो कि लिखवा भी दिया था। फिर लास्ट सेशन में मैंने एक इलस्ट्रेशन करवाई थी तुम्हें, जो सामने ही लिखी हुई है, और उसका सॉल्यूशन भी जो है वो मैंने करवाया था, जिसका सॉल्यूशन ये रहा तुम्हारे सामने। अब सॉल्यूशन के अंदर यू वुड अप्रिशिएट कि मैंने बाकायदा तुम्हें सरप्लस फंड जो है किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो भी बताया था, एंट्रीज भी बनाने के लिए बताई थी। फिर मैंने तुम्हें बताया था BCEFC क्या होती है, बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। फिर इंटरेस्ट इनकम के हवाले से भी बताया, फिर उसके P&L भी बनाना सिखाया, और फिर बैलेंस शीट भी बनाना सिखाई। तो सर आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर अच्छे अच्छे करते हैं। सही है? आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। ठीक है बच्चों, मैं तुम लोगों से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सर एक मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट बच्चों, मेरे साथ रहना। अगर किसी का कोई सवाल है, ये मैं फाइल जो है ये ओपन कर रहा हूँ। मीनवाइल अगर किसी का कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एनी क्वेश्चन। कोई सवाल है? EFC एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। सर क्वेश्चन के नीचे मंजन वाला एरिया दिखा दें। ओके, मैं दिखा रहा हूँ बच्चा। काइंडली एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन अबू बकर। अच्छा एक सवाल है सर, क्वेश्चन के नीचे मंजन वाला एरिया दिखा दें, पिक्चर लेनी है। अरसला वो भी मैंने पढ़ाया नहीं है मंजन वाला एरिया, वो पढ़ाऊंगा तो उसकी उसको मैं दिखाऊंगा। सही है?
अबू बकर ने बोला कि सर ईएफसी क्या होता है। मैंने जैसा कि तुम लोगों को लास्ट सेशन में बताया था कि वो बोरोइंग कॉस्ट जो आप कैपिटलाइज करोगे वो कहलाती है बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, और वो बोरोइंग कॉस्ट जो एक्सपेंस आउट करोगे वो कहलाती है क्या कहते हैं, बोरोइंग कॉस्ट नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। सही है ना? तो बोरोइंग कॉस्ट ईएफसी का मतलब ये है बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, नॉट ईएफसी का मतलब ये है वो बोरोइंग कॉस्ट जो एक्सपेंस आउट होगी। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आई एम श्योर तुम लोगों को नजर आ रहा है, मार्फानी एंड कंपनी। सही है, ये क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चों? जल्दी से बताओ। जी सर आ रहा है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना बेटा? नजर आ रहा है तो शाबाश, शुरू हो जाओ। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। लास्ट सेशन में जो है हमने बाकायदा इसके ऊपर पूरी इलस्ट्रेशन की है, उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दो, शाबाश। जिन बच्चों का माइक खुला हुआ है प्लीज वो म्यूट कर दें, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। वालेकुम अस्सलाम, हिबा कैसे हो? जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। सर मैं चाहूंगा सब अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बन के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलो दैट्स गुड, थैंक यू। सर जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने बकायदा करवाया था, ग्रुप पे जो है पिक्चर भी है, प्लीज इसको अटेम्प्ट करेंगे। सब अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बने हुए हैं, क्वेश्चन को कोई बच्चा इस क्वेश्चन की तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दे। जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। कोई हडरामी नहीं करेगा, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे।
मैं करवाऊं? ये कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, या मैं करवाऊं? चलो करो करो, शाबाश, ट्राई करो, अच्छी बात है सुमेरा, दैट्स द स्पिरिट। अच्छा, ग्रुप पे भेजा नहीं तुम लोगों ने? तस्वीर नहीं भेजी है ग्रुप पे? क्वेश्चन की तस्वीर लेके भेज दो ना। हाँ भेज दिए अर्सला, थैंक यू। और किया तो है। क्या हुआ? मैं करवा दूं? चलो एक मैं करवा देता हूँ, आगे बाकी तुम लोगों ने ही करना है। बोलता है Marfani and company borrowed a sum of rupees 2 million at 25% per annum for its project on 1st January 2008. The project is to initiate on 1st January 2008. काम भी 1st January 2008 को ही स्टार्ट होना है। Following expenditures were made on the project till year end. ये खर्चे हमने किए हैं साल के एंड तक। नहीं सर, भंड मार रहे हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना। बोलता है आपने बताना है नेट बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन जो है वो आपने बतानी है। बोरोइंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड आउट मतलब नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। एक्सपेंस्ड आउट का मतलब क्या है? नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। एंट्रीज बनानी है और एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। अच्छा, इसने बता दिया है कि भाई ये खर्चे किए हमने। जनवरी में 3 लाख का किया, मार्च में 4 लाख का किया, जुलाई में जो है वो 4 लाख का किया, और नवंबर में 9 लाख का किया। तो सर आओ इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। आई एम श्योर तुम लोगों के पास क्वेश्चन सामने खुला हुआ होगा, हम इसका सॉल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है? सर आप लोगों को नजर आ रहा है बच्चा? सॉल्यूशन नजर आ रहा है बच्चा? सर सॉल्यूशन नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर आ रहा यस अच्छा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे सरप्लस फंड का स्केड्यूल कि हमारे पास सरप्लस फंड कितना बचा हुआ था। तो अगर तुम देखो 2 मिलियन मैंने लोन लिया था, जनवरी में 3 लाख का खर्चा कर दिया, तो बताओ जनवरी में कितना बचा होगा? बोलो ना। वाला। अरे 17 लाख। फिर नेक्स्ट खर्चा कब किया है? मार्च में 4 लाख का। तो इसका मतलब है फरवरी में भी 17 लाख ही रहा होगा, मार्च में 4 लाख का और खर्चा हो गया, तो 13 लाख बच गया। फिर नेक्स्ट खर्चा कब किया है? जुलाई में 4 लाख। तो इसका मतलब है जुलाई तक 13 लाख ही चला होगा, जून तक। फिर जुलाई में 4 लाख किया तो ये 9 लाख हो गया। उसके बाद फिर नवंबर के अंदर पूरा 9 लाख रुपए का खर्चा किया है। तो हुआ क्या, नवंबर में जाके जो है ये अक्टूबर में अक्टूबर तक 9 लाख रुपए बचा, और नवंबर में ये जीरो हो गया क्योंकि कुछ पैसा बचा ही नहीं था, और दिसंबर में भी जीरो था। तो सर मुझे ये बताओ, ये स्केड्यूल ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट क्लियर है? सरप्लस फंड क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ। सर क्लियर है ये? जो पैसा बचा हुआ था हर महीने मैंने वो निकाल लिया कि भाई मेरे पास हर महीने कितना कितना पैसा बचा हुआ था 2008 में। अच्छा सर, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद सर हमने किया, हमने एंट्रीज बनाई। क्या मान मिला होगा? बोलो ना। अरे बोलो बेटा। सर आपकी आवाज सर बहुत कट रही अब सही है आवाज? अब बेहतर है? अब बेहतर है। है? यस सर। अच्छा, 1 जनवरी को जब आपने लोन लिया तो आपने एंट्री क्या पास की होगी? कैश डेबिट, लोन पेबल, क्रेडिट, जब लोन लिया। उसके बाद जब आपने 1 जनवरी को ही पैसा लगाया एसेट को डेवलपमेंट में, तो आपने CWIP डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। मानते हो या नहीं मानते? जब आपने पैसा लगाया तो आपने CWIP डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया। मानते हो या नहीं मानते? जी सर।
अच्छा, उसके बाद 1 मार्च को वापस आपने 4 लाख रुपए लगाए, तो आपने CWIP डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया 1 मार्च को। और फिर आपने 1 जुलाई को 4 लाख रुपए वापस लगाए, तो आपने CWIP डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। फिर 1 नवंबर को 9 लाख रुपए लगाए, तो आपने CWIP डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। सही है ना? जैसे जैसे मैं पैसे लगा रहा हूँ, मैं CWIP डेबिट कर रहा हूँ, कैश क्रेडिट कर रहा हूँ। इधर तक किसी को कोई मसला? इधर तक किसी को कोई मसला? नो सर। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। अच्छा सर, अब हमें क्या निकालना है? सर अब हमें जो है इंटरेस्ट निकालना है, बोरोइंग कॉस्ट निकालनी है, एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, कि कितनी बोरोइंग कॉस्ट आप कैपिटलाइज करोगे। अच्छा, हमें पता है स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में, स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में जितनी आपने बोरोइंग की है, जितनी बोरोइंग की है उसके ऊपर जितनी कॉस्ट बनती है वो सब की सब कैपिटलाइज करोगे। अलबत्ता जो भी इंटरेस्ट इनकम हो रही है उसको नेट ऑफ कर दोगे। सही है ना? तो सर मुझे बताओ, बोरोइंग कॉस्ट अगर मैं इसको इधर लिख दूं, इधर इधर मैं वर्किंग कर दूं BC, बल्कि छोड़ो नहीं करता। सर बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, बोरोइंग कितनी थी? 2 मिलियन। रेट कितना था? 25%। सर कितने महीने के लिए था? 12 महीनों के लिए। ये वन का मतलब है 12/12। सही है ना? वन का मतलब है 12/12। सही है ना बच्चों? मैं इधर लिख भी देता हूँ, वन का मतलब क्या है? 12/12, पूरे 12 महीनों के लिए। सही है? तो सर बोरोइंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 5 लाख। सर ये 5 लाख रुपए को भी मैं कैपिटलाइज करूंगा, मगर 1 मिनट। सर हमें पता है अगर कोई इनकम है तो उसको भी जो है आप नेट ऑफ करोगे, मगर मैं तुम्हारी नॉलेज के लिए अभी कॉस्ट और इनकम दोनों को अलग अलग रख रहा हूं। तो सर मैंने सबसे पहले कॉस्ट की एंट्री पास कर दी 5 लाख रुपए से। मैंने बोला कि ये जो मेरी इंटरेस्ट इनकर हुआ है 5 लाख रुपए से, ये रहा, ये जो मेरा इंटरेस्ट इनकर हुआ है 5 लाख रुपए से, मैं क्या करूंगा? 5 लाख से CWIP को डेबिट कर दूंगा और इंटरेस्ट पेएबल को क्रेडिट कर दूंगा, अज्यूमिंग मैंने अभी पे नहीं किया। सही है ना? मगर आपको पता है सर कि आपने अगर कोई इनकम अर्न की है तो उसको भी नेट ऑफ करना है। तो सर मुझे बताओ आपके पास जनवरी में कितना पैसा पड़ा हुआ था? बोलो ना, जनवरी में कितना पैसा पड़ा हुआ था? 17 लाख। 17 लाख। और कितने महीनों के लिए? 2 महीनों के लिए, जनवरी फरवरी 2 महीनों के लिए। इसी तरीके से जो है तो आपने क्या किया? 17 लाख 8% पे आपने लगाया। सवाल में दिया हुआ है कितने महीनों के लिए? 2 महीनों के लिए। 2/12, ये 0.167 का मतलब है 2/12। सही है ना? सही है बच्चों? क्लियर है? यस यस सर, सर। क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से फिर 13 लाख रुपए बचे हुए थे। इसी तरीके से 13 लाख रुपए बचे हुए थे। 13 लाख रुपए आपने कितने महीनों के लिए लगाए? मार्च अप्रैल मई जून। सर 4 महीनों के लिए। तो 13 लाख 8%, ये 4 महीनों के लिए, 4 मंथ्स। सही है बच्चों? 4/12। मानते हो या नहीं मानते? यस सर। इसी तरीके से फिर 9 लाख कितने महीनों के लिए थे? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। जुलाई अगस्त कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए। 9 लाख 8% के हिसाब से 4 महीनों के लिए। मानते हो या नहीं मानते? जी सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पूरे साल में होते तो 12 महीने, मगर तुम्हारी जो इनकम है उसमें सिर्फ 10 महीनों की मिल रही है। ये देखो, प्लस करो, 2 4 और 4, ये तो 10 महीने बन रहे हैं। हालांकि सर साल में तो 12 महीने होते हैं, मगर तुम्हारी जो इनकम है वो तो सिर्फ 10 महीनों की आ रही है। तुम कॉस्ट जो है पूरे 12 महीनों की ले रहे हो, मगर इनकम सिर्फ 10 महीनों की ले रहे हो। ऐसा क्यों? सर वो आपने यूज कर लिया ना पूरा पैसे। हाँ माशाल्लाह सर, नवंबर और दिसंबर में तो पैसे बचे ही नहीं थे, तो क्या लगाते? नवंबर और दिसंबर में तो आपके पास पैसे हैं ही नहीं। अच्छा यार, सुमेरा का मैसेज आया, आवाज कट रही है। ठीक है, 1 मिनट रुको, मेरे साथ तुम लोग रहो, मैं कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, मैं जरा अपना जो है ना, आई डोंट नो यार इधर क्या इशू है। रुको मेरे साथ ही, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ।
अब आवाज बेहतर है? अब आवाज बेहतर है? जी सर। अब बेहतर है ना? चलो। जी सर। तो बता रहा था कि सबसे पहले तो मैंने बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन निकाल ली, 2 मिलियन इंटू 25% और महीने 12/12। मगर सर हमें पता है कि जितनी इनकम आपने अर्न की है सरप्लस फंड पे, उसको भी आप जो है वो कैपिटलाइज करोगे नेगेटिवली। अच्छा मुझे एक बात तुम लोग बताओ कि सर आपकी कॉस्ट जो आप ले रहे हो वो 12 महीनों की ले रहे हो, मगर जो आप इनकम ले रहे हो वो सिर्फ 10 महीनों की ले रहे हो। तो इसका जवाब क्या है? सर इसका जवाब ये है कि आपके पास नवंबर और दिसंबर में तो पैसे थे ही नहीं। नवंबर और दिसंबर में तो आप निल्ले हो गए थे। तो आपके पास जब सरप्लस था ही नहीं तो आप इनकम कहाँ से कमाते? सही है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी सर। अच्छा सर, फिर हमने क्या किया, जितना हमें जो है सूद देना था उसके ऊपर हमने CWIP डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कर दिया। CWIP डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। और इसी तरीके से जितनी मेरी इनकम थी, इनकम कितने महीनों की थी, 10 महीनों की, 81,000, उससे मैंने इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट करके CWIP क्रेडिट कर दिया। मानते हो या नहीं मानते? पहले मैंने CWIP को डेबिट किया तो उससे मैंने बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन को से एसेट को बढ़ा दिया, फिर जितने से इनकम हुई थी उतने से मैंने CWIP को कम कर दिया। किसी के दिमाग में कीड़े आ सकते हैं कि सर आपने इंटरेस्ट पेएबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल की जगह कैश क्यों नहीं लिखा? आप कैश लिख दो भाई, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब सर P&L एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। मुझे बताओ कोई भी जो आपने सूद पे किया है वो P&L में जाएगा? या कोई इनकम हुई है वो P&L में जाएगी? नहीं सर, नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने तो कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब है सारी की सारी चीजें बैलेंस शीट में जाएंगी। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं सर, बैलेंस शीट बना लेते हैं। अगर आप देखो CWIP, आपने टोटल खर्चा कितने महीनों का किया है? देखो जहां जहां CWIP आ रहा है ना वहां उसको प्लस करो। CWIP जहां जहां आ रहा है, सर एक तो CWIP आ रहा है यहाँ 1 जनवरी को 3 लाख, फिर आ रहा है 1 मार्च को 4 लाख, फिर 1 जुलाई को 4 लाख, फिर 9 लाख 1 नवंबर को। तो सर टोटल 2 मिलियन, और जो आपने सूद के नाम पे कैपिटलाइज किया है वो है 5 लाख। सही है। अलबत्ता इनकम के नाम पे जो आपने नेगेटिवली कैपिटलाइज किया है 81,000। सर आपका नेट CWIP कितना आ रहा है? 2418667। CWIP 2418667, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ भी। ये 2 मिलियन जो मैंने पूरा खर्चा किया था वो, उसमें मैंने कॉस्ट को प्लस कर दिया इंटरेस्ट की और इनकम को माइनस कर दिया। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर, आई होप आपको क्लियर है। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीवेबल को जो है मैंने एसेट के केस में दिखा दिया, एसेट के सिनेरियो में, और लाइबिलिटीज के केस में लोन पेएबल, भाई लोन तो लिया हुआ है ना 2 मिलियन का, और इंटरेस्ट पेएबल को आपने लाइबिलिटीज में दिखा दिया। क्लियर है बच्चों? जी सर। सवाल? कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो अगर कोई सवाल है तो। अगर कोई सवाल है तो मुझसे बात करो प्लीज। अगर कोई सवाल है तो मुझसे बात करो प्लीज। कोई सवाल? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दी। चलो अच्छी बात है अर्सला, थैंक यू सो मच। सर फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, एक और क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे सर? क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे? बल्कि क्वेश्चन नंबर, मार्फानी एंड कंपनी 10 मिलियन वाला अटेम्प्ट करोगे बच्चा? जल्दी से अटेम्प्ट करोगे? ये अटेम्प्ट करोगे हाईलाइटेड, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो जल्दी से, और जल्दी से अटेम्प्ट करोगे, 5 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से अटेम्प्ट।
गाली दो, चुप के रिया करो। कौन बोल रहा है वगैरह? अब्दुल्ला भाई समझाइए इन लोगों को, छाई लोगों को। नहीं करना यार, चुप हो जा। भगा साला लोग। हाल आ गया ना, देगा तो वो बात अच्छा नहीं लगा। उनका मंगीता। बे जैद भाई माशाल्लाह ये नाच पड़े हैं। हम भी 10 पैसे कम है। मंगीता हूँ जो मंगीता असान भाई तरावी में ये
हाँ भाई, मैं करवाऊं या कर लिया? माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, छा गए यार बच्चे, छा गए, जबरदस्त। मैं करवा दूं? मैं करवा दूं? मेरे ख्याल से मैं एक दफा डिस्कस कर लेता हूँ। लेट अस क्विकली डिस्कस दिस। Marfani and Company borrowed a sum of rupees 10 million at 14% per annum for its project on 1st January 2008. The project is to initiate on 1st January 2008. Following expenditures were made on the project till year end. 1 जनवरी 2008 को हमने 2 मिलियन लगाए, फिर 1 फरवरी को हम लोगों ने 4 मिलियन लगाए, 1 मार्च को हम लोगों ने 4 मिलियन लगाए। सरप्लस फंड जो है वो हम इन्वेस्ट करते हैं 8% पे। रिक्वायरमेंट क्या है? वी आर सपोज टू कैलकुलेट बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। बोरोइंग कॉस्ट टू बी एक्सपेंस्ड आउट। सर ये तो आई नहीं, होगी नहीं तो आएगी कैसे? रेलेवेंट एंट्रीज बनानी है और फिर एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। तो आओ बच्चों, हम लोग इसको जो है जरा सॉल्व करते हैं जल्दी से। आप लोग मेरे साथ हो ना? आई एम श्योर। आवाज क्लियर है? मुझे बताओ, लेगिंग तो नहीं हो रही है? आवाज नो क्लियर सर। है? आवाज का मसला है अभी भी। चलो कोई मसला नहीं है, मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम लोगों के लिए जो है ना जो है, रुको लाइन पर ही रहो। अब आवाज का मसला नहीं होगा, मैं तुम लोगों के लिए जरा ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ। रुक जाओ, सब्र करो। सब्र करो हाँ बच्चों। एक्चुअली आज मैं ऑफिस में ही हूँ। फिर भी मेरे ख्याल से सुमेरा को इशू हो रहा है, तो मैं जरा बच्चों 1 मिनट मेरे साथ ही रहना तुम लोग। अब बताओ, आवाज सही है? आवाज में बेहतरी आई? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। सुमेरा बच्चा, आपको आवाज आ रही है? चलो दैट्स गुड। आओ सर जल्दी से हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। बस फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेंगे और फिर ऑफ करेंगे हम लोग, ठीक है? सर हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो हम लोगों ने पढ़ ली थी, इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
सर 1 जनवरी को हमने जो है 2 मिलियन, टोटल हमें 10 मिलियन मिला था। 1 जनवरी को जो है 2 मिलियन खर्च कर दिया। तो बताओ जनवरी में कितना बचा होगा, जल्दी से बताओ, जनवरी में कितना बचा होगा 8 million. बताओ। 8 मिलियन, जबरदस्त। फिर फरवरी में हमने 4 मिलियन और खर्च कर दिए। तो बताओ फरवरी में कितना बचा होगा 4 million. 4 मिलियन। और फिर मार्च, 1 मार्च को हमने 4 मिलियन और खर्च कर दिया। तो मार्च से आगे ऑनवर्ड्स कुछ भी नहीं है हमारे पास। सरप्लस फंड अगर कोई मुझसे पूछे या अनयूटिलाइज फंड तो मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब सर हम जल्दी से एंट्रीज बना लेते हैं। एंट्रीज हमारी क्या क्या पास होंगी। 1 जनवरी 2008 को मेरे पास कैश आया, कैश डेबिट, लोन पेबल, क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते। उसके बाद फिर 1 जनवरी को मैंने वापस खर्च किया। मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास 10 मिलियन आया उसमें से 2 मिलियन जो है मैंने जो है क्या कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है एसेट पे लगा दिया। फिर 1 फरवरी को 4 मिलियन लगा दिया और फिर 1 मार्च को मैंने 4 मिलियन लगा दिया। सही है सर। बोरोइंग स्पेसिफिक है या जनरल। हसन मोती, जब हम जनरल बोरोइंग पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा कि वेदर और एक्चुअली हाउ वुड वी आइडेंटिफाई दैट एनी बोरोइंग इज स्पेसिफिक और जनरल। नो नीड टू वरी, जब हम जनरल बोरोइंग पे आएंगे तो वी शैल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। अब सर हम लोग जो है क्या कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट जो है जो कैपिटलाइज होनी है वो बुक करेंगे। हमें पता है सर ये बोरोइंग कॉस्ट नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन क्यों लिखा हुआ है, ये खाली है बच्चा, क्योंकि अभी नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है ही नहीं। सर हो भी सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है, ये इंशाल्लाह वक्त आने पर आप लोगों को बताऊंगा मैं। सही है, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ही मैं बताऊंगा। अच्छा सर मुझे बताओ, आपने बोरोइंग की थी 10 मिलियन, रेट है 14% पूरे 12 महीनों के लिए। तो बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन कितनी है 1.4 मिलियन। सही है ना बच्चों, क्लियर है। ये मैंने तुम लोगों के लिए हाईलाइट भी कर दिया है, ये मैंने तुम लोगों के लिए हाईलाइट भी कर दिया है। अच्छा सर सारी की सारी कैपिटलाइज होगी तो आपको पता है कैपिटलाइज किस में होगी, एसेट में। और इस एसेट का नाम क्या है, CWIP। हमें पता है CWIP क्या होता है सर। अगर तो आपका PPE यूजेबल कंडीशन में नहीं आया, तो जब तक यूजेबल कंडीशन में नहीं आता आप उसे CWIP बोलते हो। तो आपने 14 लाख से जो है CWIP डेबिट कर दिया और 14 लाख से इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट कर दिया। सही है। अच्छा सर अब मगर आपको पता है कि सर आप बोरोइंग कॉस्ट के साथ साथ जो भी इंटरेस्ट इनकम होती है उसको भी कैपिटलाइज करते हो। तो सर जल्दी से मुझे बताओ आपको इनकम कितनी हुई है। ये इनकम मैंने यहाँ कैलकुलेट की हुई है, ये बच्चों ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। सर मुझे बताओ आपके पास 8 मिलियन पड़ा हुआ था जनवरी में, कितने महीनों के लिए, 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए पड़ा हुआ था ना बच्चा, तो मैंने 1/12 कर दिया। इधर मैं लिख देता हूँ 1 मंथ। भाई सिर्फ जनवरी में 8 मिलियन था ना, इधर मैं लिख देता हूँ 1/12। अगर आप 1 को डिवाइड करो, 1 को 0.833। इसी तरीके से फिर अगर आप देख रहे होगे, आई एम श्योर फरवरी में आपका 4 मिलियन रह गया, आपने उसको भी 8% पे लगाया होगा 1 महीने के लिए। सही है ना। और फिर सर मार्च एंड ऑनवर्ड्स तो आपके पास कोई पैसा ही नहीं था, सरप्लस ही नहीं था, तो ऑब्वियसली यू वुडंट बी एबल टू एक्चुअली इंजेक्ट द अमाउंट इन एनी बैंक ना। तो आपकी जो इनकम है वो है 80,000। तो इस 80,000 से आपका क्या होगा, CWIP हो जाएगा। तो आपने 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट किया और CWIP क्रेडिट कर दिया। सही है। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर है। अच्छा सर P&L एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। P&L एक्सट्रैक्ट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ना कोई एक्सपेंस है ना कोई इनकम है, हुई थी मगर वो कैपिटलाइज हो गई। अच्छा सर CWIP कितना है, जहां जहां CWIP आ रहा है उसको मैं प्लस कर लेता हूँ। 1 जनवरी को हमने लगाया, फिर 1 फरवरी को हमने लगाया, फिर 1 मार्च को लगाया, तो टोटल कितना हो गया 10 मिलियन। फिर सूद के नाम पे 1.4 मिलियन से बढ़ा, फिर इनकम के नाम पर 80,000 से कम हो गया। तो आपका CWIP जो बैलेंस शीट में आएगा वो 11.32 मिलियन आएगा। सही है बच्चों। इसी तरीके से इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना आएगा 80,000, लोन पेएबल कितना आएगा आपका 10 मिलियन और इंटरेस्ट पेएबल कितना आएगा 14 लाख। क्लियर है या नहीं है बच्चों, क्लियर है या नहीं है। कोई सवाल, सर कोई क्लियर कीड़े, है। मुझसे बात करो अगर कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे बात करो अगर कोई सवाल है। आमना बच्चा क्लियर है, अब्दुल रहीम, अबू बकर, अर्सला, अगर आपके पीछे डिस्ट्रैक्शन है तो प्लीज मुझे मैसेज करके एक्नॉलेज करो। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब सर एक बात बताओ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। अच्छा ये 3-4 बच्चे ही मुझे जवाब दे रहे हैं, बाकी लगता है सब नेपाल गए हैं। तो मैं चाहूंगा तमाम बच्चे मुझे जवाब दें प्लीज, ताकि मुझे पता चले तुम नेपाल में नहीं हो, तुम पाकिस्तान में हो।
जल्दी से मुझे जवाब दे दो, मैसेज पे ही दे दो, भले मुंह से ना बोलो। अभी किस किसने मुझे जवाब दिया है? अरसला ने दिया है, अबू बकर ने दिया है, मोती ने दिया है, सुमेरा ने भी दे दिया, बाकी कहाँ है? जबरदस्त जबरदस्त, चलो चलो चलो, सही है, ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग हैं, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी मैं आप लोगों को देने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना? दैट्स एक्चुअली अ न्यू कॉन्सेप्ट। एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, तुम 2012 में लोन लेते हो, 1 जनवरी 2012 को लोन लेते हो, सही है, मगर उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हो 1 मार्च 2012 से। आप सूद जो दोगे वो तो पूरे 12 महीनों का दोगे, सही है ना? 2012 में चूंकि आपने जनवरी को लोन लिया है, तो सामने वाला ये थोड़ी ना देखेगा कि भाई आपने काम कब स्टार्ट, वो तो बोलेगा भाई लोन जिस दिन से लिया है उस दिन से जो है मुझे मेरा सूद दो। सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोन लेते हो 1 जनवरी को, मगर काम स्टार्ट करते हो 1 मार्च से। तो मुझे बताओ, आप जो टोटल सूद पे करोगे वो 12 महीनों का पे करोगे। बताओ कैपिटलाइज कितने महीनों का करोगे? 12 महीनों का, या जब से काम किया है तब से? जल्दी से बताओ बच्चों। जब से मैं काम वापस शुरू करा रिपीट तब कर से। रहा हूँ, अभी तक तो हम लोग क्या करते थे कि जिस दिन लोन लेते थे उसी दिन ही हम काम स्टार्ट कर देते थे, तो ये पसूड़ी नहीं आती थी। मगर अब मसला ये है कि आप काम जो है वो बाद में स्टार्ट करे और लोन पहले ले लिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर मैं जो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करूंगा वो किस दिन से करूं? जिस दिन से लोन लिया है उस दिन से, या फिर जिस दिन से काम स्टार्ट किया है उस दिन से? तो याद रखो सर, आप लोन के ऊपर सूद उस दिन से कैपिटलाइज करना स्टार्ट करोगे जिस दिन से आपने लोन लिया है, काम स्टार्ट किया है। आप लोन पर सूद जो दे रहे हो वो उस दिन से कैपिटलाइज करना स्टार्ट करोगे जिस दिन से आपने काम स्टार्ट किया है। अगर आपने लोन दिया है 1 जनवरी को मगर काम स्टार्ट किया है 1 मार्च को, तो सर आप कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करोगे? 1 मार्च से। अगर लोन लिया है 1 जनवरी को मगर आपने काम स्टार्ट किया है 1 जून को, तो आप कैपिटलाइज करना कब से स्टार्ट करोगे? 1 जून से। सर अगर आपने लोन लिया है 1 जनवरी 2012 को मगर काम करना स्टार्ट किया है 1 दिसंबर 2012 को, तो जल्दी से बताओ 2012 में कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करोगे? लिख के बताओ। लिख के बताओ। लोन लिया है 1 जनवरी 2012 को मगर काम करना स्टार्ट किया है 1 दिसंबर 2012 को। कैपिटलाइज करना 2012 में कौन से महीने से स्टार्ट करोगे? दिसंबर से। जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा मैं तुम लोगों से एक चीज पूछता हूँ, सर लेट्स से आपने लोन लिया है 1 जनवरी 2012 को, मुझे 2012 में बताना, 2012 में बताना, जवाब जो पूछूं रिमोट से आगे नहीं भागना, जो पूछूं उसका जवाब। सर आपने लोन लिया है 1 जनवरी 2012 को, ईयर एंड है 31 दिसंबर, लोन आपने लिया है, जल्दी से बताओ आप लोन के ऊपर जो सूद पे करोगे वो कितने महीनों का पे करोगे? पे कितने महीनों का करोगे? जल्दी से बताओ, सूद कितने महीनों का पे करोगे? हाँ माशाल्लाह, 12 महीनों का। मगर आपने काम स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, काम स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को, तो बताओ 12 में से कितने महीनों का सूद कैपिटलाइज करोगे? काम स्टार्ट किया है अप्रैल को, हाँ 9 महीनों का कैपिटलाइज करोगे, तो बाकी 3 महीनों का क्या करोगे? एक्सपेंस आउट करोगे। बाकी 3 महीनों का क्या करोगे? एक्सपेंस आउट करोगे। तो सर अब माशाल्लाह आपको पता चल गया कि बोरोइंग कॉस्ट नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन को भी हम बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट जो कर रहे होते हैं वो भी कहते हैं। तो अब जो हम सवाल करेंगे उसके अंदर बीसी ईएफसी भी आ रही होगी और बीसी नॉट ईएफसी भी आ रही होगी। मेरे साथ रहो, जल्दी से बताओ। तुम्हारा साल है 2012, लोन लेते हो जनवरी में, काम स्टार्ट करते हो जुलाई में, जल्दी से बताओ कितने महीनों का पे करोगे? लोन कितने महीनों का? कैपिटलाइज कितने महीनों का करोगे? 6 महीनों का। और एक्सपेंस आउट कितने महीनों का करोगे? 6 महीनों का। सर लोन लिया है आपने जनवरी में, आप काम स्टार्ट करते हो नवंबर में, जल्दी से आपका एंड है 31 दिसंबर, जल्दी से बताओ आप इंटरेस्ट कितने महीनों का पे करोगे? पूरे 12 महीनों का। सर कैपिटलाइज कितने महीनों का करोगे? 2 महीनों का। कैपिटलाइज कितने महीनों का करोगे? 2 महीनों का, 2 मंथ्स। जबरदस्त, हुनैन ने बहुत अच्छा किया, 12 2 10, जबरदस्त। अच्छा ये लिख के बताओ, ये हुनैन ने बड़ा अच्छी चीज की है
कि सर आप पहले बताना कितने महीनों का पे, फिर बताना कितने महीनों का कैपिटलाइज, और फिर बताना कितने महीनों का एक्सपेंस। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 12 2 10 ऐसे लिख देना। सर मेरे साथ रहो, जल्दी से बताओ। लोन लिया है 1 जनवरी को, काम स्टार्ट किया है मई में, ईयर एंड 31 दिसंबर। जल्दी से बताओ कितना पे करोगे, कितना कैपिटलाइज करोगे, कितना एक्सपेंस आउट करोगे, लिख के बताओ। 12 2 10, 12 3 10 ऐसे लिख के बताओ। 12 8 4, जबरदस्त। 12 महीनों का पे करोगे। मई से लेके दिसंबर तक जो है 8 महीने होते हैं। नहीं, ये 1275 जुएर कहां से आ गया? 12 8 4 आंसर है, 12 8 4, 12 8 4 आंसर है। 12 का पे करोगे, 8 का कैपिटलाइज करोगे, 4 का एक्सपेंस आउट करोगे। एक और सवाल, सिर्फ जनवरी को आप जो लोन ले रहे हो, ईयर एंड 31 दिसंबर, काम स्टार्ट ही नहीं किया, जल्दी से बताओ कितना पे करोगे, कितना कैपिटलाइज करोगे 2012 में, और कितना एक्सपेंस आउट करोगे, लिख के बताओ। 12 सिफर 12, जबरदस्त। 12 सिफर 12, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर मेरे साथ रहो, लोन लिया है 1 फरवरी को, काम स्टार्ट किया है 1 नवंबर को। अब बताओ कितने महीनों का पे करोगे, कितने महीनों का कैपिटलाइज करोगे, कितने महीनों का एक्सपेंस आउट करोगे। लोन लिया है 1 फरवरी को। हाँ 11 दोनों, माशाल्लाह। सर लोन लिया है आपने 1 फरवरी को, तो 11 महीनों का आप जो है पे करोगे, 2 महीनों का कैपिटलाइज करोगे, और 9 महीनों का एक्सपेंस आउट करोगे। जबरदस्त जबरदस्त इज़्मा, जबरदस्त तला। सर आपने लोन लिया है 1 जुलाई को, काम स्टार्ट किया है 1 दिसंबर को। जल्दी से बताओ कितने महीनों का पे करोगे, कितने महीनों का कैपिटलाइज करोगे, कितने महीनों का एक्सपेंस आउट करोगे, जल्दी जल्दी। 6 1 5, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, छा गए छा गए। दिसंबर में काम स्टार्ट किया है ना, 6 1 5 जुबैर। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, छा गए। अब सर मंजन लिखवा रहा हूं, ये जल्दी से मंजन लिख लेंगे। अच्छा सर एक चीज याद रखो, जिस महीने की तुम बोलते हो ना बोरोइंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी, उस महीने का इनकम भी एक्सपेंस आउट होगी। याद रखो, जो रूल बोरोइंग कॉस्ट के लिए है, वही रूल उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम के लिए भी है। जो रूल मैंने कॉस्ट के लिए बताए हैं, वही रूल इनकम के लिए भी बताए। तो अगर लेट से आपने लोन लिया है जनवरी में, काम स्टार्ट करोगे मार्च में, तो जिस तरीके से जनवरी और फरवरी का कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी ना, इसी तरीके से उस पीरियड की इनकम भी एक्सपेंस आउट होगी, मतलब पीएनएल में जाएगी। एक्सपेंस आउट होने का मतलब है पीएनएल में जाएगी। ये मंजन कॉपी कर लो, शाबाश। सलन कॉपी करो मंजन, शाबाश। हाँ भाई, मंजन इज नॉट विजिबल, व्हाट यू, ओके। हाँ सही बोल रहे हैं, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। अब नजर आ रहा है मंजन? चलो चलो, इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। आगे बढ़े, आगे बढ़े।
आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर यस। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जल्दी से कॉपी करेंगे, आई मीन सॉल्व करेंगे। सर सॉल्व करेंगे जल्दी से, शाबाश। नजर आ रहा है क्वेश्चन 5? इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो, जल्दी से तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल देंगे। शाबाश, तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल देंगे। क्वेश्चन नजर आ रहा है ना तुम लोगों को? क्वेश्चन नजर आ रहा है या नहीं? जी सर आ रहा है। तो करेंगे ना सॉल्व बेटा। कर रहे हो सॉल्व या नहीं? वालेकुम अस्सलाम अरसलान, मैं ऐड कर देता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ। कोई सवाल? हेलो। भाई देख
अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, या कर रहे हो तुम लोग? हाँ भाई, तस्वीरें तो भेजो अगर कर लिया है तो। इसकी तस्वीर किसी ने भी नहीं भेजी इस क्वेश्चन की। तो हो गया है तो उन्हें तस्वीर भेज दो ना मुन्ना। जी भेज। मेरे ख्याल से आज उधर तक रहने देते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग फर्दर डेलिब्रेट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू।